तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मानसर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा, पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लास है। इस क्लास में जो पहला टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था उसका नाम था भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम इसी खंड में आगे के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर होगा उसका नाम होगा भारत के संविधान का निर्माण कार्य। ये आपका सेकंड टॉपिक होगा जिसे कुछ अलग अलग फेज में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो आइए बेटा अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और क्लास आपकी क्या होगी? भारत के संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को दरअसल हम लोग 4 फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। चारों फेज को अगर हमने ढंग से समझ लिया तो आपका ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत शानदार आपका तैयार होगा। और कोई भी आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। जैसे भारत के संविधान का निर्माण बेटा किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमने भारत की संविधान सभा के इलेक्शन के ऊपर चर्चा करनी है विस्तार से। उसके बाद संविधान सभा जब बन जाएगी तो उसकी बैठकों का आयोजन होगा। तो बैठकों के आयोजन से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं में बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम संविधान सभा के सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ समितियां बनाई जाएगी और उन समितियों से संबंधित हम अलग अलग प्रश्न क्या करेंगे? पूछेंगे। तो बेटा आइए एक एक चीज को यहां से पिक करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे बेटा। क्या शुरुआत करेंगे? सबसे पहले संविधान सभा के लिए चुनाव। हमारा पहला फेज क्या होगा? संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव। इससे बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं पेपर में बेटा। कैसे? देखिए ध्यान से। संविधान सभा के लिए चुनाव बेटा जुलाई अगस्त 1946 में इनका आयोजन किया गया था। जुलाई अगस्त 1946 में इसका आयोजन किया गया था। और इसका चुनाव करवाए किसने थे बेटा? कल हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। कैबिनेट मिशन योजना, जो हमारी कैबिनेट मिशन योजना थी बेटा, उस योजना के तहत हमारी संविधान सभा क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। तो दो बढ़िया चीजें अपनी यहां से आई कि चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। किसने करवाया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमारी संविधान सभा का चुनाव करवाया गया। आगे क्या देखिए बेटा, जहां पर 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित की गई। एक सीट निर्धारित की गई 10 लाख की पॉपुलेशन पर बेटा जो कुल मिला के एक सीट रखी गई। भाई जिस क्षेत्र में 10 लाख की आबादी होगी तो वहां पर क्या होगा? एक सीट पर इलेक्शन होगा, वहां के लिए एक सीट निर्धारित कर दी गई। अब देखिए बेटा, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में कुल सीटें, पूरे भारत में कुल जो सीटें थी बेटा वो रखी गई थी 389। पूरे भारत की सीटें कितनी थी? 389। हम ये कह सकते हैं इस 389 सीटों के अंतर्गत आज का वर्तमान का पूरा भारत का क्षेत्र, आज के पाकिस्तान का क्षेत्र और आज के बांग्लादेश का क्षेत्र, तीनों देशों के क्षेत्र को मिला के 389 सीटें रखी गई थी। और हमने ऊपर लिखा है कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट यहां पर फिक्स की गई थी। अगर इसको हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग ये 38 करोड़ 90 लाख के समथिंग आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 1946 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की टोटल आबादी लगभग 39 करोड़ या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही होगी। अच्छा, इस जो 389 सीटें थी बेटा, इन 389 सीटों को भी हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। 389 सीटों को भी हम लोग क्या करेंगे? दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरी कौन सी बेटा? नंबर 1 की कैटेगरी जो होगी आपकी वो होगी ब्रिटिश भारत, जहां पर भारत पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। दूसरा हम क्या करेंगे इसमें? वो होंगी देसी रियासतें।
देसी रियासतें, देसी रियासतों की संख्या बेटा 563 या 562 संख्या थी, लेकिन वहां से सिर्फ 93, जो 93 बड़ी रियासतें थी ना, उनके लिए 93 सीटें जो थी बेटा वो फिक्स रखी गई। ये बात आपने ध्यान रखना है। यानी 389 में से 93 सीट्स ऐसी थी जिनके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होना था। वहां से देसी रियासत का राजा या वहां की रानी या वहां का नवाब जो भी उस समय कहलाता था, वो डायरेक्ट अपनी रियासत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में जा सकता था। तो यानी 93 सीटों के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं था। बची अपने पास ब्रिटिश भारत की टोटल 296 सीटें। इन 296 सीटों के ऊपर क्या था, इलेक्शन था बेटा। अब 296 को भी थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखेंगे। 296 को भी हम ऐसे लिखेंगे बेटा, 292 प्लस 4। 292 तो विधानसभा के क्षेत्रों से होनी थी चुनाव, और 4 सीटें जो थी बेटा वो यहां से आप लिख लो इसको, ये कमिश्नरी प्रांत के लिए थी। कमिश्नरी प्रांत यानी कि कुछ ऐसे थे हमारे पास जो कमिश्नर के अधिकार में थे, और उन क्षेत्रों की संख्या कितनी थी, 4। कौन सी थी? नंबर 1 अपने पास कौन सी होगी बेटा, दिल्ली। नंबर 2 अपने पास कौन सी होगी, अजमेर, अजमेर मेवाड़, अजमेर मेवाड़। तीसरी अपने पास कौन सी होगी बेटा, कुर्ग। ये कुर्ग जो क्षेत्र है वो कर्नाटक का है। कहां का है, कर्नाटक का। और चौथी जो है बेटा आपके पास है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान बेटा वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। और अजमेर मेवाड़ आपको पता है कहां पड़ता है, राजस्थान में। यानी कि 4 सीटें इनमें से कमिश्नरी प्रांत के लिए रिजर्व थी, और उसमें कमिश्नरी प्रांत से होना था इनका इलेक्शन। 292 सीटें जो थी बेटा वो डायरेक्ट ब्रिटिश भारत से थी। ब्रिटिश भारत का अर्थ यह हो गया आपका कि जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, उस भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। देसी रियासतों का मतलब क्या था, उस समय बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कोई राजा, रानी, नवाब इस प्रकार से शासन करता था, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र का मतलब यह है कि वो अंग्रेजों के अधीन रहकर और उनकी पॉलिसी के अनुसार ही अपना शासन चलाता था। तो उन क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, देसी रियासतें। यानी देसी रियासतों की सीट अपने पास कितनी होगी, 93। जब चुनाव हुआ और चुनाव का परिणाम आया तो परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। और इसमें क्या परिणाम आया बेटा, देखिए ध्यान से। इस अब इनको दोनों को मिला के हम लोग 296 कह सकते हैं। दोनों को मिला के ऐसे कैसे 296। 292 कहां की थी, ब्रिटिश भारत की। 4 कहां की थी, कमिश्नरी प्रांत की। तो टोटल अपने पास कौन सी होगी, 296। अब 296 का रिजल्ट क्या बनता है अपने पास, देखिए इसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत के आई। इसके पास 208 सीटें आई भाई। कितनी आई, 208। दूसरे नंबर पर अपने पास मुस्लिम लीग आई। कौन सी आई बेटा, मुस्लिम लीग आई। मुस्लिम लीग के पास 73 सीट्स आई। और उसके बाद कुछ हमारे पास क्या बचे, अन्य दल बचे। हमारे पास क्या बचे, अन्य दल हमारे पास बचे, जिनके पास हमारी क्या आई, 15 सीटें आई। अगर तीनों को जोड़ेंगे देखिए 8 और 3 11, 11 और 5 16, हासिल आपकी 1 होगी। और 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 2 का 2। तो आपकी 296 सीटों को अगर हमने डिवाइड किया तो 208 सीटें आपकी किसके पास थी, कांग्रेस पार्टी। 73 सीटें किसके पास थी, मुस्लिम लीग। और 15 सीटें किसके पास थी, अन्य दलों के पास थी। यानी भारत के लिए जो संविधान बनाना था वो संविधान सभा के द्वारा बनाना था, और संविधान सभा का चुनाव जो है वो करवाया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट रिजर्व की गई थी। पूरे भारत के लिए 389 सीट्स जो थी वो रिजर्व थी बेटा। उनमें से 93 सीट्स ऐसी थी जो देसी रियासतों की थी। और कुल मिलाकर मामला यह था कि अब हमारे लिए संविधान सभा का रास्ता तय हो गया और संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी इसमें 2 पॉइंट आप नोट लगा के जरूर लिखोगे। इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जो अब तक हमने मेंशन नहीं की हैं, और वो कौन सी बेटा, लिखेंगे हम लोग नोट लगा के। नोट, इनमें से देसी रियासतों
देसी रियासतों और मुस्लिम लीग ने भारत की संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। मतलब इसमें से देसी रियासत और मुस्लिम लीग ने भारत की संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। उनके पीछे का तर्क क्या था? क्योंकि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, 47 में हमारा देश आजाद हुआ, जिसकी घोषणा क्लीमेंट एटली ने की थी और कहा था कि 48 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। अब देसी रियासतों के इस संविधान सभा में ना मिलने के दो बड़े कारण थे। पहला कारण तो यह था कि वो अब तक इतना ही डिसाइड नहीं कर पाई कि भाई हमको भारत के अंदर शामिल होना है या हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। अगर कोई रियासत भारत की संविधान सभा में बैठी है और उसको कल पाकिस्तान जाना पड़ गया तो उसके कारण विवाद हो सकता है। तो पहला कारण यह था देसी रियासत क्यों नहीं शामिल हुई। और दूसरा कारण यह था कि उनका मानना था कि अगर भारत में संविधान शुरू होगा तो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और लोकतांत्रिक सरकार आते ही उनका राजतंत्र समाप्त हो जाएगा, इसलिए भी वो इसके विरोध में थे। दूसरा, मुस्लिम लीग का मानना यह था कि अगर इसमें हम बैठेंगे तो हमारी जो दो राष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी थी वो समाप्त हो जाएगी। हमें तो पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना है और यह संविधान सभा भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार की गई है। इसलिए मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भारतीय संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। यानी कि बेटा जो हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था कि उसमें हमने सबसे पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, वो ये था कि संविधान सभा के लिए चुनाव, और इसके माध्यम से हमने संविधान सभा के चुनाव के ऊपर विस्तार से चर्चा की। अब हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा बेटा, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ये आपकी हेडिंग है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। बेटा संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे बनेगी? इसकी बैठकों से बनेगी। कैसे बनेगी? इसकी बैठकों से। और इसके अंतर्गत हम इनकी बैठकों के ऊपर अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे किसके ऊपर? संविधान सभा की पहली बैठक के ऊपर। संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में पेपर में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहली बैठक के उसमें क्या पूछा जाएगा? नंबर 1, इसका समय, इसके समय के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है बेटा, यह दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के पुस्तकालय में आयोजित की गई। यह दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा बेटा? इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया, यानी कि सभी सदस्य इसमें नहीं पहुंचे, मात्र इसमें 211 लोगों ने ही हिस्सा लिया था। काफी सारे इसमें क्या हो गए थे बेटा? एब्सेंट हो गए थे। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था कि यह बैठक
यह बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा भी। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम तथा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर मैं समझाऊंगा दोबारा से सारी चीजें, बस एक बार लिख लो थोड़ा सा। प्रथम अध्यक्ष भी थे और अस्थायी अध्यक्ष भी थे। पॉइंट नंबर 6, हरिंदर कुमार मुखर्जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। सातवां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके प्रथम वक्ता थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रथम वक्ता थे। इतने सारे पॉइंट बेटा आपने पहली बैठक के संदर्भ में पढ़े। जो पहली बैठक थी उसका आयोजन 9 दिसंबर 1946 को जो पुराना संसद भवन था, उस पुराने संसद भवन का एक सेंट्रल हॉल था। अब तो हमारे पास संसद भवन नया है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में उस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जितने उपस्थित सदस्य थे उनकी कुल संख्या 211 थी। जब सभी सदस्य वहां पर आकर बैठे तो आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ना कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, जब तक क्लास में सामने टीचर नहीं होगा तब तक बच्चे चुप होकर बैठकर पढ़ेंगे नहीं। तो एक ऐसी वहां पर शख्सियत की आवश्यकता होती है जो बच्चों को वहां पर आदेश देकर चुप कराने के लिए भी काम करे और उनको काम करने के लिए भी प्रेरित करे। तो ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। तो उनमें सबसे अनुभवी व्यक्ति, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अनुभव इनका किस चीज का था बेटा? ये 1921-22 के आसपास में जो उस समय सेंट्रल असेंबली थी, जिसके अंदर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था, अंग्रेजों के टाइम पे भी ये उसके उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था इन्होंने। तो इनके पास सरकार के साथ काम करने या पार्लियामेंट के अंदर बैठ के काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव था। इसलिए ये पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर इसका आयोजन किया गया। लेकिन इनकी उम्र चूंकि ज्यादा थी तो इसलिए काम करने में ज्यादा सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत लंबे समय तक, मेरा शरीर और स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आपका साथ दे पाए, तो इस कारण से आपको एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपको नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे इस पद के ऊपर। इसलिए मैं लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊंगा। जिस कारण से ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये देश के क्या थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ये टेम्परेरी थे, कुछ समय बाद इनको बदल दिया गया, अगली ही बैठक में इनको बदल दिया गया। और हरिंदर कुमार मुखर्जी, कई बार इसको HK मुखर्जी के नाम से भी दिया जाता है। हरिंदर कुमार मुखर्जी इस संविधान सभा की बैठक के पहले उपाध्यक्ष थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, जो बाद में देश के पहले उपराष्ट्रपति भी बने और बाद में राजेंद्र प्रसाद के बाद देश के राष्ट्रपति भी बने, वो इसके प्रथम वक्ता के रूप में थे। सबसे पहले उन्होंने इसमें स्पीच देनी शुरू की थी। तो ये थी आपकी संविधान सभा की पहली बैठक, जिसके संदर्भ में आपने बहुत सारी बातें इसमें
पढ़ी और इसमें देखी। अब हम संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वहां पर क्या क्या मेन बातें हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। बेटा संविधान सभा की दूसरी बैठक देखिए, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक, ये जो संविधान सभा की बेटा दूसरी बैठक थी ना, इसके बारे में लिखेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले इसका समय लिखेंगे, इसका समय ये था 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा, इसमें हमने अध्यक्ष मिल गया, इसमें हमें क्या मिल गया, अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी कैसा मिल गया, स्थायी। और उस स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद क्या हुआ बेटा, तीसरे पॉइंट में इसको यहीं से आगे ले चलेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। यानी बेटा इस संविधान सभा की कौन सी थी, आपकी दूसरी बैठक थी, सेकंड थी, जिसमें क्या हुआ कि समय इसका एग्जाम में पूछते हैं 11 दिसंबर 1946, पहली 9 दिसंबर की थी, अब 11 दिसंबर की है, यानी ठीक 2 दिन बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष, सबसे पहले समस्या वही थी कि भाई अगर अध्यक्ष हमें परमानेंट नहीं मिलता तो हमारा काम बीच में रुक सकता है, जिस कारण से हमें एक परमानेंट अध्यक्ष की आवश्यकता है। अध्यक्ष भी ऐसा हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, अनुभवी हो, सहनशील हो और उसके अंदर नेतृत्व के गुण हो। तो ये सारी क्वालिटी जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में इसको चुन लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को इसको सर्वसम्मति से देश के राष्ट्रपति के रूप में इसकी घोषणा कर दी कि देश के पहले राष्ट्रपति ये होंगे। 24 जनवरी 1950 को दूसरी बैठक कंप्लीट होगी। अब तीसरी बैठक के बारे में बात करेंगे। तीसरी बैठक देखिए बेटा, तीसरी बैठक, इसका समय, सबसे पहले समय की बात है, समय है इसका 13 दिसंबर 1946 को। यानी बेटा 2-2 दिन के गैप में आ रही हैं, पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को इसका आयोजन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को इसका आयोजन हुआ। विशेष इसकी बात क्या थी उसके बारे में लिखेंगे, इसका विशेष मुद्दा क्या था, इस बैठक में क्या खास बात हुई थी। पहली में हमने मीटिंग कर ली, मीटिंग करके हमें अस्थायी अध्यक्ष मिले, लेकिन अपना काम शुरू हो गया, हमें उपाध्यक्ष मिल गए, वक्ता मिल गया हमें। दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष के पद की समस्या थी उसको हमने समाप्त कर दिया। अब हम तीसरी बैठक के अंतर्गत क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, और वो कौन सा होगा, देखिए इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, आगे समझाऊंगा इसके बारे में। और अगला पॉइंट क्या होगा, इसे एक चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार
कर लिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसको एक चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे देश के संविधान का आधार साबित हुआ। एक पॉइंट और लिखेंगे, बाद में इसे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है बेटा, तो यानी संविधान सभा की कौन सी बैठक होगी आपकी? तीसरी बैठक होगी। कौन सी बैठक होगी आपकी? तीसरी। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या हुआ कि भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सामने आए और उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, क्योंकि अब तक हम काम करने के लिए तैयार हो रहे थे, अब तक हमारे पास टारगेट नहीं था एक निश्चित सा कि भाई हम इस चीज को अपने ध्यान में रख के और फिर जाके अपना काम शुरू करें। जैसे हम लोग अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में हमारा टारगेट ये है कि हमने पढ़ के फैक्ट कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके उसको याद करके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से उसको ढूंढ के और आंसर दे के नंबर लेना है और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाना है। तो अपने पास टारगेट है। तो संविधान सभा बैठ गई। इस बात का टारगेट नहीं था कि संविधान में किन किन मुद्दों को रखें और किन किन मुद्दों को यहां से बाहर करें। तो उस समस्या का समाधान किया गया संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो 13 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई थी। और जगह वही थी, लगभग लोग हर बैठक में लगभग सेम थे, कुछ एब्सेंट थे, कुछ नए ऐड हो गए थे, लेकिन संविधान सभा में लगभग सेम सी चीज थी। और इसकी खास बात थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य का मतलब क्या होता है बेटा? टारगेट, लक्ष्य, गोल। और उन्होंने जब वो एक पेज के ऊपर लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव को, एक फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर है, और उसको खड़ा होकर पढ़ना स्टार्ट किया और बोला कि हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। तो फिर लोगों में आपस में कुछ बहस, चर्चा, डिस्कशन आरंभ हो गया। और कुछ चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ रिफॉर्म करने के बाद इसे 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया। बोले कि अब हमारा कंक्लूजन सही है, अब हम इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और यही चीज हमें चाहिए होगी। उसके बाद देखो बेटा, यह उद्देश्य प्रस्ताव हमारे देश की संविधान का आधार बना, यानी इसी चीज को हमने आधार बनाया और भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और इसके बाद भारत के जो संविधान जब बाद में तैयार हो गया तो हमने संविधान का पहला जो पेज है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, पहले पेज को हमने उद्देशिका के रूप में या इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कह सकते हैं किसमें, प्रस्तावना के रूप में हमने क्या कर लिया, इसको एडॉप्ट कर लिया। यानी जो आज भारत के संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, या अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल बोलते हैं या प्रियम्बल है, वो कुछ और नहीं बल्कि वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था। यानी एक एक करके हमने कितनी पढ़ी, 3 बैठकें। अब आप ये मत समझना कि बैठकें तो सर 100 से भी ज्यादा हुई थी, तो सर ने तो स्टार्ट कर दी पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, ऐसे तो हर बैठक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम और बैठकों को नहीं पढ़ेंगे, बस आखिर में एक फाइनल लास्ट बैठक होगी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए लास्ट बैठक, हम अंतिम बैठक के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम बैठक, अंतिम बैठक में क्या पढ़ेंगे बेटा? अंतिम बैठक जो हमारी हुई थी वो 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को हुई भाई। अंतिम बैठक हमारी 24 जनवरी 1950 को। 4 बैठकों की डेट आपके लिए बहुत कीमती है। पहली बैठक की, दूसरी बैठक की, तीसरी बैठक की और अंतिम बैठक की आपकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 24 जनवरी 1950 को इस बैठक का आयोजन करवाया गया। इसमें 284 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब यहां से बेटा एक और बात आपको परेशान कर सकती है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो बात कौन सी है कि सर आपने शुरुआत में जब संविधान सभा का चुनाव करवाया तो आपने बताया कि संविधान सभा की टोटल सीटें 389 थी, जिसमें से 93 सीट हमने अलग करके रखी थी किसकी, देशी रियासतों के राजाओं की। तो बची अपने पास 296 थी, जिनमें 292 पे इलेक्शन था जो केंद्रीय विधानसभा थी वहां से, और 4 कमिश्नरी प्रांत की थी। बिल्कुल सही है। आपने फिर पढ़ा कि इसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई, जिन्होंने संविधान सभा में हिस्सा ही नहीं लिया। तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने लिखवाया कि संविधान सभा की पहली बैठक में 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अब हस्ताक्षर कितने कर रहे हैं, 284, है ना कंफ्यूजन भाई। जब संविधान सभा की पहली बैठक में भाग ही 211 ने लिया था अधिकतम, तो अब ये 284 मेंबर कहां से आए। तो बेटा हमारी संविधान सभा का 2 बार इलेक्शन होता है। एक बार इलेक्शन 1946 में होता है आजादी से पहले, और एक बार हमारा इलेक्शन बाद में होता है जिसमें 299 मेंबर्स होते हैं। तो उनमें से 284 मेंबर वहां पर, 284 मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट थे। यानी कि अब वो अपने पास वो संविधान सभा नहीं है जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जिसका इलेक्शन हुआ था। हमारे पास अपनी वाली संविधान सभा है, जिसमें से भारत के अन्य क्षेत्रों से भी और सीटें तैयार करके और नए प्रत्याशियों को भी इसमें जगह दी गई। तो अब हमारी संविधान सभा में 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, और इसे मतलब संविधान को, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब इसके पीछे भी बड़ी कहानी है कि इसको 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया। क्योंकि बेटा हम लोगों ने एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और वहां पर पूर्ण स्वराज की बात हमने पहले पढ़ी थी। मैंने इसलिए बताया बेटा, वो पिछली चीजें इसलिए काम की थी आपकी, क्योंकि अगर आप पिछली चीजों को ना पढ़ते तो वर्तमान की जो चीजें पढ़ रहे हैं उन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता। वो जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता आपका, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू क्यों हुआ, ये 25 जनवरी को क्यों नहीं हुआ, ये 24 को ही क्यों नहीं हुआ जब साइन हो गए सबके, ये 27 को क्यों नहीं हुआ, 26 को क्यों, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1930 से, आपने बिल्कुल सही सुना बेटा, हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 से ही भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ कर दिया था। देश का पहला स्वतंत्रता दिवस हमने आजादी से पूर्व मनाया था, और इसका निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन था उसमें लिया गया था। पंडित नेहरू ने कहा कि अगर हम अपने आप को गुलाम ही कहते रहेंगे तो हम आजाद होने की संभावना को खो देंगे। अगर हम अपने आप को आजाद बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम आजाद भी हो जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को गुलाम नहीं कहेंगे। हर वर्ष हम 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, और अंग्रेजों ने हमें कब आजाद कर दिया, 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे पास अब अपना नया स्वतंत्रता दिवस कौन सा आ गया, 15 अगस्त का। ये डेट मजबूरी में हमने छोड़नी पड़ी कि अब 26 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो पंडित नेहरू ने कहा कि ये डेट हमारे लिए बहुत कीमती है, ये हमारा आधार है आजादी प्राप्त करने का, इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे। तो 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के संविधान को लागू किया गया, और भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक और गणतंत्र एक भारत बना। और कुछ चीजें क्या क्या बेटा इसमें,
इस 24 जनवरी के दिन, हम 24 जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 की नहीं, हमने क्या मिला, हमारे देश को राष्ट्रपति मिला, राष्ट्रपति हमारा देश का बना। इसी दिन हमें राष्ट्रगान मिला, राष्ट्रगान मिला। और बेटा इसी दिन हमारे पास क्या था, राष्ट्रगीत भी, राष्ट्रगान भी, राष्ट्रगीत भी और राष्ट्रपति भी। तीनों शब्दों के आगे राष्ट्र राष्ट्र है, तो आप याद रख सकते हैं तीनों हमारे 24 जनवरी 1950 को यहां पर आए। तो बेटा जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, और उस सीरीज के अंदर हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि संविधान सभा के लिए चुनाव, तो हमने संविधान सभा के लिए चुनाव को कंप्लीट कर दिया। फिर हमने संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखा, भाई कैसे संविधान सभा ने काम करना शुरू किया, बैठकों के माध्यम से। अब फिलहाल हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो ये अगली क्लास में हम चर्चा करनी संभव होगी, क्योंकि फिलहाल इसका टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो आगे बेटा हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी, और मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में, और उस एक ही वीडियो के माध्यम से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं विदा लेता हूं बेटा आपसे, अपनी तैयारी को जारी रखना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।